उसमें जो भी हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा इसके पहले, कंक्रीट से संबंधित जितने भी उसके अवयव हैं, जैसे सीमेंट हुआ, मिलावा हुआ, मिलावे के विलक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया है अभी तक, उसको डिस्कशन कर लिया है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है मिलावे के विलक्षण की स्टडी के लिए, उसको हमने डिस्कशन कर लिया है। हमारा टॉपिक था मिलावे का विलक्षण। ये टॉपिक हमने कल पढ़ लिया और कल के लेक्चर में हमने वर्किंग ऑफ सैंड के बारे में डिस्कशन किया। वर्किंग ऑफ सैंड पहला टॉपिक हमने डिस्कशन किया था कल, वर्किंग ऑफ सैंड। तो वर्किंग ऑफ सैंड में हमने देखा कि कैसे जो है वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अगर 5 से 6% भी मॉइस्चर कंटेंट किसी मिलावे में अगर आ रहे हैं कहीं से किसी कारणवश, तो उसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन हो रहा है, पूरे मिलावे के आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से कंक्रीट पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है। जो कंक्रीट का निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित हो रही है, कंक्रीट की मात्रा प्रभावित हो रही है, कंक्रीट का कॉस्ट जो कि इकोनॉमिकल होना चाहिए और क्वालिटी उस इकोनॉमिकल वे में सेम क्वालिटी में चाहिए जो डिजायरेबल है एज पर कोड आईएस कोड। तो वो मानक जो है इसकी उपस्थिति वर्किंग ऑफ सैंड फिनोमिना है, उस फिनोमिना की वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो है कंक्रीट के गुण है वो क्या है, प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कल मिलावे का श्रेणीकरण। मिलावे का श्रेणीकरण, तो मिलावे के श्रेणीकरण में मिलावे के श्रेणीकरण, तो मिलावे का विलक्षण हमने देख लिया है इससे पहले। वर्किंग ऑफ सैंड जो वॉल्यूम चेंज हो रहा था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके पश्चात है मिलावे का श्रेणीकरण। तो मिलावे का श्रेणीकरण क्या था कि उसको एक श्रेणी में रखना है, इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से रखना है या उसको अरेंज करना, उन एग्रीगेट्स और जो भी मिलावा है उस मिलावे को और उससे जो सीमेंट है उसके कणों को इस प्रकार से वो सुनियोजित तरीके से अरेंज होने चाहिए ताकि उसके द्वारा जो उनके अरेंजमेंट के द्वारा जो गैप्स हैं, जो एयर वाइड्स हैं, वो वाइड्स क्या फुलफिल हो जाए, कोई भी खाली स्थान ना रह पाए, जिससे वो जो कंक्रीट होगा इस श्रेणीकरण प्रक्रिया द्वारा, जो मिलावे की श्रेणीकरण प्रक्रिया है उसके द्वारा कंक्रीट क्या हो, मैक्सिमम डेंस हो, पूर्ण रूप से क्या हो, सघन हो। जब वो पूर्ण रूप से सघन होगा तो क्या होगा, तो वाइड्स नहीं रहेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली फिर से प्रभावित होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगा। तो मिलावे के श्रेणीकरण हमने कल डिस्कशन किया सूक्ष्मता मापांक। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था मिलावे में क्षतिकर पदार्थ। मिलावे में क्षतिकर, तो मिलावे में क्षतिकर पदार्थ के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि मिलावे में अगर क्षतिकर पदार्थ है तो उसमें उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, कंक्रीट के निर्माण के दौरान क्या समस्याएं आएंगी या किस प्रकार का दुष्प्रभाव जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए उस कंक्रीट के जमने के पश्चात भी जो है क्या हो सकता है दिखे। तो ये था आपका मिलावे में क्षतिकर पदार्थ। और लास्ट में क्या था आपका सूक्ष्मता मापांक। सूक्ष्मता मापांक, तो सूक्ष्मता मापांक मैंने जैसा कि बताया था कि एक संख्यात्मक मान है जो किसी भी मिलावे के संख्यात्मक मान के द्वारा किसी भी मिलावे के महीनपन या मोटेपन को हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक थे सूक्ष्मता मापांक के द्वारा। इसमें पूरे जितने भी मिलावे हैं उनके औसत मान को हम समझ पा रहे थे। संख्यात्मक मान जो वैल्यू आ रही थी, संख्यात्मक मान था, इसके द्वारा हम क्या है उस मिलावे के औसत मान को जान पा रहे थे। और उस औसत मान के प्रयोग के द्वारा क्या कर रहे हैं हम, कंक्रीट को और ज्यादा जो है अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था आपका मिलावे का सूक्ष्मता मापांक। तो उसके लिए हमने बताया था कि जो उसमें चालनी होती है उसमें अलग अलग सेट की चालनियाँ यूज होती हैं और चालनी पे जो अलग अलग मिलावे रिटेन होते हैं हर एक पोर्शन पर, उनको हम क्या करेंगे उसके संचित मिलावे के संचित समेशन कर लेते हैं और उसे 100 से डिवाइड करके क्या करेंगे सूक्ष्मता मापांक को निकाल लेते हैं।
अब हम देखेंगे कि सूक्ष्मता मापांक के मान, इसके बाद आज का टॉपिक पहला होगा हमारा सूक्ष्मता के मान। हम क्या स्टडी करेंगे आज, सूक्ष्मता मापांक के मान को क्या करेंगे, देखेंगे कि सूक्ष्मता मापांक क्या होता है। अब इस सूक्ष्मता मापांक जो हम निकाल रहे हैं उसको निकालने का हमें फायदा क्या है। जो हम सूक्ष्मता मापांक निकालेंगे उसकी एक निर्धारित वैल्यू होगी हर एक मिलावे के लिए, चाहे सीमेंट के लिए जो भी आप मिलावा यूज करेंगे, मोटा मिलावा होगा चाहे आपका महीन मिलावा, उसके लिए एक निर्धारित वैल्यू होगी। इसको हम एक चार्ट के द्वारा आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सूक्ष्मता मापांक हम अपनाते हैं अपने उस कंक्रीट के दौरान या उस मिलावे की पहचान के लिए या उसकी टेस्टिंग के द्वारा हम निकालेंगे कि अगर सूक्ष्मता मापांक वैल्यू उस निश्चित वैल्यू जो होगी उसको अगर वो फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा जो उस मिलावे के प्रयोग से जो कंक्रीट का निर्माण होगा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जो है वर्केबल होगा, ज़्यादा स्वीकार्य होगा और उसके द्वारा जो स्ट्रेंथ होगी, जो हमारी डिजायरेबल स्ट्रेंथ है एज पर आईएस कोड, जिस ग्रेड का हम कंक्रीट बनाएंगे उसकी वो अभिलक्षण क्षमता जो है, अभिलाक्षण क्षमता वो क्या करेगा, वो प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर होगा मिलावे का अधिकतम मान, मिलावे का अधिकतम मान, उसके लिए सूक्ष्मता मापांक यानी कि आप हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे जिसको हम फॉलो करेंगे किसी भी कंक्रीट के निर्माण के समय। तो नंबर 1 है आपका महीन मिलावा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसको दो भाग में बांट लेते हैं जो कि प्रदर्शित करेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को। यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम। ठीक है, तो अगर महीन मिलावा है तो उसका जो अधिकतम मान होगा सूक्ष्मता मापांक का वो कितना रखेंगे, हम 2 रखेंगे और न्यूनतम मान, सॉरी ये मिनिमम होगा, हाँ अधिकतम मान होगा 3.5 और न्यूनतम होगा इसका 2। ये वैल्यू हम निकालेंगे, हमें चाहिए। नंबर 2 पर है आपका मोटा मिलावा। तो मोटा मिलावा जो हमारा होता है वो बड़े एग्रीगेट होते हैं जिनकी अलग अलग साइज होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं अलग अलग साइज का, 20 mm होगा आपका, 40 mm होगा, इसके बाद 75 mm, उसके बाद 150 mm के। ये 4 प्रकार के एग्रीगेट की साइज होगी जिसको हम यूज करेंगे, जिनके लिए अलग अलग सूक्ष्मता मापांक का मान होगा, जिसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 6.9, यहाँ पर 6.0, इसके बाद है 7.5 जो कि 40 के लिए होगा और 7.5 यहाँ पर होगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा 6.9। ठीक है, और 75 mm के लिए होगा वैल्यू 8.0 और 7.5। इसके बाद है 150 mm, इसके लिए होगा 8.5 और इसके लिए होगा 8.0। ये महीन मिलावा और मोटा मिलावा के लिए है, जो कि दोनों के लिए सूक्ष्मता मापांक का मान अलग अलग दिया गया है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखनी है हमें या मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए महीन मिलावा है तो 3.5 मैक्सिमम और सूक्ष्मता मापांक कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, 2 होगा। अगर वहीं पे मोटा मिलावा है जिसके अलग अलग साइज हम देखते हैं यहाँ पर, तो 20 mm के लिए क्या होगा आपका, जो 20 mm का है अगर साइज के एग्रीगेट है आपके तो उसके मैक्सिमम वैल्यू होगी सूक्ष्मता मापांक की 6.9 और मिनिमम वैल्यू होगी 6.0। इसके बाद अगर 40 mm की एग्रीगेट है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी 7.5 और मिनिमम वैल्यू होगी 6.9। इसके बाद है 75 mm की अगर हम यूज करते हैं एग्रीगेट तो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी 8 और मिनिमम वैल्यू होगी 7.5। अगर 150 mm की एग्रीगेट है, साइज यानी कि सबसे बड़ा है उसका, तो 100 उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी सूक्ष्मता मापांक का 8.5 और न्यूनतम वैल्यू होगी सूक्ष्मता मापांक की 8.0। तो ये था आपका जो है वैल्यू जो है अलग अलग जो कि सूक्ष्मता मापांक के लिए हम फॉलो करेंगे।
कंक्रीट के निर्माण के लिए इतनी वैल्यू जो है प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। इनसे अगर परिवर्तन होता है वैल्यूज तो निश्चित तौर पर जो है इनके प्रयोग से जिसमें ये वैल्यूज अगर इस लिमिट के बियॉन्ड जाता है तो उस कंक्रीट का सामर्थ्य जो है प्रभावित होगा और उसके गुण में निश्चित तौर पर कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिले। तो ये था आपका सुशीलता मापांक के मान। अब इसके पश्चात हम आज के लिए फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने मिलाने के लक्षण को पढ़ लिया है तो हमें अलग अलग साइज के जो एग्रीगेट होते हैं, जो भी अलग अलग साइज के एग्रीगेट हम यूज करते हैं, स्टोन बैलास्ट यूज करते हैं या पत्थर की गिट्टी यूज करते हैं, उसका कहाँ पर बृहद तौर पर या मैक्सिमम कहाँ पे प्रयोग होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टोन बैलास्ट या पत्थर की गिट्टी। अगर 65 में यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइप या साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट या मिलावे का साइज, और यहाँ पे होगा हमारा यूज। तो ये दो कॉलम में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बाकी से। तो साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर आपके एग्रीगेट का साइज अगर 65 mm का 65 मिलीमीटर का अगर साइज का एग्रीगेट है तो उनका हम यूज कहाँ पे करेंगे, मास कंक्रीटिंग में, स्थूल कंक्रीट के निर्माण में या मास कंक्रीट में, मास कंक्रीट। ठीक है, अगर 65 mm के एग्रीगेट हैं, जो 65 mm के एग्रीगेट होते हैं उनका ज्यादातर किसमें यूज होता है, मास कंक्रीटिंग में यूज होता है। इसके पश्चात है आपका 40 मिलीमीटर के एग्रीगेट। ये जो 40 मिलीमीटर के एग्रीगेट होते हैं इनका ज्यादातर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, नींव के जो फाउंडेशन होता है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, नींव कंक्रीटिंग के लिए, नींव के लिए कंक्रीट के निर्माण में, और कहां पर, फर्श के निर्माण में, फर्श के निर्माण में। इसके अलावा हम सड़क के निर्माण में, सड़क के निर्माण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आपका 20 mm के एग्रीगेट। अगर आप 20 mm के एग्रीगेट यूज करते हैं तो ये 20 mm के एग्रीगेट कहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं, सीमेंट कंक्रीट में, सीमेंट कंक्रीटिंग में, सीमेंट कंक्रीट में, और कहाँ पर, धरन के निर्माण में जिसे बीम कहते हैं, लिंटर, और कॉलम के निर्माण, कॉलम या स्तंभ के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं 20 mm तक के एग्रीगेट का। इसके पश्चात आपका क्या है, 12 mm के एग्रीगेट। जो 12 mm के एग्रीगेट होते हैं ज्यादातर कहाँ पे यूज होते हैं, आपके स्लैब के निर्माण में, छत स्लैब के, ये था आपका जो है एक वर्गीकरण किया हमने साइज के, किसी भी पत्थर की गिट्टी का जो अलग अलग साइज होता है, जो स्पेसिफाइड है उस साइज के एग्रीगेट का कहाँ पर यूज होता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 65 mm का आपका एग्रीगेट है, जो साइज होगी 65 mm की, जो आपके पत्थर की गिट्टी होगी, उसका ज्यादातर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, स्थूल कंक्रीटिंग में, जो मास कंक्रीटिंग हम बड़ी मात्रा में जो कंक्रीट बनाते हैं वहां पर स्थूल कंक्रीटिंग के लिए करते हैं। अगर 40 mm की एग्रीगेट है तो उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे हम, नींव के निर्माण में, जो नींव हम निर्माण करते हैं वहां पर इस एग्रीगेट का यूज कर सकते हैं। फर्श के निर्माण में इसका हम यूज करते हैं, और सड़क के निर्माण में जो रोड बनते हैं उन पे भी हम क्या करते हैं
40 mm तक के एग्रीगेट का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है आपका 20 mm का एग्रीगेट। 20 mm के जो एग्रीगेट होते हैं उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सीमेंट कंक्रीटिंग में, धरन के निर्माण में जो आपकी बीम होती है, लिंटर होता है, और कॉलम के निर्माण में ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं 20 mm तक के एग्रीगेट का। इसके बाद आपका 12 mm का एग्रीगेट। 12 mm का एग्रीगेट है आपके, उनका यूज ज्यादातर कहाँ पे होता है? जो स्लैब होते हैं आपके, जो छत का निर्माण होता है, उस स्लैब में इसका प्रयोग करते हैं 12 mm तक के एग्रीगेट। तो ये था आपका जो है अलग अलग एग्रीगेट के साइज के हिसाब से उनका अलग अलग यूज, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कंक्रीट के दो मुख्य अवयव को हमने पढ़ लिया अभी तक। एक आपका सीमेंट है और दूसरा आपका क्या है? मिला हुआ है। इसके बाद तीसरा नंबर था किसका? जल। जल, किसी भी कंक्रीट में जो जल है आपका, वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है पूरे कंक्रीट का, सीमेंट के पश्चात। सीमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके बाद क्या आपका? जल है। इसी जल और सीमेंट की सहायता से क्या होता है? आपसी संयोग से रासायनिक क्रिया होती है, इसको हम क्या करते हैं? हाइड्रेशन या जलायोजन की क्रिया करते हैं। और यही जो है जलायोजन की क्रिया जो है उस पूरे कंक्रीट को क्या करता है? एक स्वरूप प्रदान करते हुए उसको एक प्रबल ठोस रूप में कन्वर्ट करता है। और उस ठोस कन्वर्जन के पश्चात क्या होता है? उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? सदैव बढ़ती जाती है एक निर्धारित समय के साथ और निर्धारित समय में। तो जल जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि जो जल होता है आपका, एक इसका फार्मूला में लिखे ऐसे, केमिकल फार्मूला है आपका H2O, जल। ठीक है, तो किसी भी जल का जब हम प्रयोग किसी कंक्रीटिंग में करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो जल की क्वालिटी, यानी कि जल की जो गुणवत्ता है, वो जल की क्वालिटी क्या है और उसकी कितनी मात्रा। ठीक है, जल की कितनी मात्रा हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें जब भी कोई पानी का प्रयोग, जिस पानी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं किसी भी कंक्रीट के निर्माण में, और उसका जो रासायनिक संयोग होगा उस सीमेंट से और उस मिलावे को जोड़ने के लिए, सीमेंट और पानी का जो संयोग होगा, रासायनिक क्रिया होगी, उसे उस हाइड्रेशन जलायोजन क्रिया में कोई प्रभाव नहीं, कोई जो है दोष न आए उस जल में उपस्थित हानिकारक या अवांछनीय घुलनशील तत्वों की वजह से। ठीक है, या रासायनिक केमिकल्स की वजह से, जो केमिकल्स उसमें उपस्थित होते हैं उस जल में। तो जो जल है आपका, हमें ध्यान देना होगा, हमें दो चीज ध्यान देना होगा किसी भी जल को जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं कंक्रीट के निर्माण में। तो जल की गुणवत्ता, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? जल की गुणवत्ता। हमें ध्यान देना होगा कि उस जल की, जो जल हम यूज करने जा रहे हैं, उसके वो गुण है कि नहीं, जैसा कि जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एज पर IS। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मानक के तौर पर वो उस मानक को पूरा करता है कि नहीं। दूसरा है आपका जल की मात्रा, और तीसरा है होगा आपका जल की उपस्थिति।
लगभग ये 3 बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करना होगा कि जब भी हम कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं बड़े तौर पर, या जिस भी लेवल का निर्माण हो वहाँ पर हमें जो कंक्रीट का निर्माण करना होगा या सीमेंट का यूज जो है करना होगा किसी भी निर्माण में, चाहे कंक्रीटिंग के लिए हो, चाहे सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए हो, चाहे मोटार बनाने में, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जल का प्रयोग किया जाएगा। और जब भी जल का प्रयोग होता है तो हमें जल को जो है ये ध्यान देना होगा, ये 3 बिंदु पर ध्यान देना होगा कि जल की गुणवत्ता क्या है, जल की मात्रा क्या है और जल की उपस्थिति क्या है। यानी कि वहाँ पे जल है कि नहीं उतनी पर्याप्त मात्रा में, या अवेलेबल है कि नहीं उस रिसोर्स पर, उस साइट पर जहाँ पर वो निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि जो है इजीली अवेलेबल हो। यानी कि हम यहाँ पे उपस्थिति की बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, इजीली अवेलेबल, हमें आसानी से क्या हो वो प्राप्त हो सके। तो इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है जल की गुणवत्ता। तो जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण जो है हमें कर लेना चाहिए बिफोर, या पहले ही किसी भी कंक्रीट के निर्माण में। तो जब भी हम कंक्रीट का कोई निर्माण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो मिलावा है और जो आपका सीमेंट है और वाटर है, इन सबका क्या हो एक प्रॉपर रेशियो होता है, उसको एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं, तभी एक अच्छी क्वालिटी वाली या हाई क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट हमें प्राप्त होती है। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरा अंग जो है हम कह रहे हैं कंक्रीट में जल है। तो जल है जब भी, तो वो जल इतना गुणकारी होना चाहिए कि उस सीमेंट को क्या है जो प्रॉपर जलायजन क्रिया है, जो जलायजन क्रिया हो इस वाटर के साथ क्या हो, वो उस निर्धारित समय में वो उसको पूरा करते हुए उस सामर्थ्य को क्या करे प्रदान करे। वो सामर्थ्य जो है उस कंक्रीट के निर्माण के पश्चात सामर्थ्य जो है जो कि मानक है वो प्राप्त हो सके। तो जल की गुणवत्ता में हम देखेंगे कि यहाँ पर कि जो जल है आपका मेनली किसके लिए होता है, इसकी गुणवत्ता कैसे होनी चाहिए, जो जलायोजन में पूर्ण रूप से सहयोगी हो। यानी कि जो हमारा जलायोजन क्रिया होगा उस जलायोजन क्रिया में क्या होता है वो अपना पूरा योगदान दे या सहयोग करे, तो वो कहलाएगा आपका सबसे अच्छा जल। वो जो वाटर होगा वो जलायोजन क्रिया अगर अच्छे से हो रही है वाटर की, तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छा पार्ट होगा उस पूरे कंक्रीट का, इसमें वो जलायोजन की क्रिया में वो भाग लेने के लिए तैयार है। तो पहला पॉइंट था हमारा जलायोजन क्रिया में जो पूर्ण रूप से सहयोग करे। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है इसमें लुब्रिकेशन हो। ये क्या हो, लुब्रिकेटिंग। अगर लुब्रिकेशन बेस्ट होगा तो निश्चित तौर पर उस लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है जो वर्कबिलिटी होगी या सुचारुता है, किसे कहते हैं या सुकारता जो है, अगर लुब्रिकेशन अच्छा होगा उस पानी के संयोग से तो निश्चित तौर पर जो है पूरे कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी होगा वो क्या होगा एक बेस्ट वे में जो है हमें दिखेगा या प्राप्त होगा, और उस वर्कबिलिटी के द्वारा हम आसानी से उस कंक्रीट को क्या करेंगे किसी निश्चित आकार में ढाल सकेंगे और हमें काम करने में क्या आसानी होती है। वर्कबिलिटी का मतलब क्या है, जिसके द्वारा हमें उस कंक्रीट को ढालने उठाने रखने में हर एक मामले में वो क्या है सहयोग करे। तो ये आपका जिससे हम कार्य करने के लिए हमें आसानी हो, वर्केबल हो। तो ये दो चीजें हमें आसानी से जो है प्राप्त हो, वो सबसे बेस्ट जो है जल की गुणवत्ता एक जनरल वे में अगर हम देखना चाहें या जानना चाहें तो ये दो चीजें हमें निश्चित तौर पर प्राप्त होनी चाहिए। अब हम कंक्रीट में जल के प्रयोग को 3 भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंक्रीट के जल के कंक्रीट में जल के प्रयोग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी कंक्रीट को मेनली 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें ध्यान देना होगा कि जो कंक्रीट है उसका जो है उसको जो है हम किन 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 चीजें क्या होंगी, पहला होगा उस कंक्रीट को, कंक्रीट में उपस्थित सीमेंट को, जो सीमेंट है उसको क्या करें पूरे सिस्टम में, जो कंक्रीट है पूरे कंक्रीट में एक समान रूप से
समान मतलब हर एक जितने भी इसके अवयव हैं उनके साथ एक समान रूप से जो है क्या हो बांटा जा सके। यानी कि यह सीमेंट जो है क्या करता है, वाटर क्या करता है, यह सीमेंट को समान रूप से वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट। वाटर क्या करता है, सीमेंट को समान रूप से वितरित करता है उस कंक्रीट में। दूसरा होगा यह कंक्रीट को सुकार्यता प्रदान करता है। नंबर 3 है यह कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। यह क्या करेगा, सीमेंट के साथ रासायनिक क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जिसे कहते हैं CSH जल का निर्माण करता है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट का जल का निर्माण करता है। तो ये तीन जो है जल को प्रयोग करने पर इसको तीन भाग में ये तीन चीजें जो है दिखती हैं, जिसमें तीन अपना रोल निभाता है। ये पहला, यह सीमेंट को समान रूप से वितरित करता है पूरे कंक्रीट में। नंबर 2, यह कंक्रीट को सुकार्यता प्रदान करता है। और तीसरे नंबर पे क्या है, ये सीमेंट के साथ रासायनिक संयोग करता है। उस रासायनिक संयोग के द्वारा एक जल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। तो ये जो है कैल्शियम और सिलिकेट हाइड्रेट जो है जल जो निर्माण होता है उस रासायनिक संयोग के द्वारा जो है प्राप्त होता है। तो ये जो है आपके कंक्रीट में जल के प्रयोग की जो प्रयोग थे, जिनके उसके प्रयोग से इसको तीन भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये था आपका कंक्रीट का जो है, जब भी हम कंक्रीट को निर्माण करें, कंक्रीट का निर्माण में जल का प्रयोग करें, तो ये चीजें हमें जनरल वे में जो है हमें देखनी चाहिए या मिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कंक्रीट में जल का प्रयोग करते क्यों। अगर हम जनरल में देखें तो कंक्रीट में जल का प्रयोग क्या होगा, जल का प्रयोग क्या करता है, जल का काम क्या है, कंक्रीट के सभी अवयवों को समान रूप से आपस में मिलाना। और दूसरा क्या आपका, तराई के लिए क्यूरिंग, तराई या क्यूरिंग, ये दो चीजों के लिए हम क्या करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। किसी भी कंक्रीट के निर्माण जब हम करेंगे तो वो कंक्रीट सभी क्या हो, आपस में एक समान रूप से क्या हो, वो मिल जाए। ठीक है, तो
तो उसके लिए हम लोग करते हैं जल का। दूसरा क्या है, तराई के लिए। तराई क्या करते हैं, तराई को करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज करने के लिए, जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है उस जो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्यूरिंग का काम करते हैं। और जो भी जल होगा, ये दो चीजें जो है हमारा मेन पर्पज होता है, इन दो पर्पजों को फॉलो करने के लिए जब भी हम जल का प्रयोग करते हैं, चाहे कंक्रीट में चाहे तराई के लिए, तो ये होगा आपका जो है जल का प्रयोग। अब हम जनरल वे में देखें तो जल का जो मानक है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, किस बेस पर, तो उसके लिए हम एक चार्ट के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे। तो जो जल होना चाहिए जनरल वे में, अगर सामान्य तौर पर हम जो जल यूज करते हैं किसी भी कंक्रीटिंग में, वो कैसा होना चाहिए। तो हम अगर बिना किसी टेस्टिंग के देखें तो वो जल कैसा होना चाहिए, जो हमारे पीने के योग्य हो। साधारण तौर पर हम देखें जो पानी हमें पीने के लिए यूज करते हैं, सेम वही वाटर जो है हम कंक्रीटिंग के लिए यूज करें, उसके अलावा और किसी भी प्रकार के वाटर को हम फॉलो नहीं करेंगे जिसमें साल्ट हो या पीने में खारापन हो या उसमें चीनी हो। ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं जो है सीमेंट के रासायनिक उस क्रिया को, जल के साथ जब भी क्रिया होगी उस क्रिया को प्रभावित करेगी, और उस प्रभाव का असर क्या होगा कि वो जो कंक्रीट है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, और जब गुणवत्ता प्रभावित होगी निश्चित तौर पर आपका जो है उसकी सामर्थ्य को भी वो प्रभावित करेगा। तो ये चीजें हैं कि जो जल है आपका जो है वो सेम होना चाहिए, जो हमारे पीने योग्य हो। अब इसके भी डीप अगर हम जाना चाहें, या हमें ये भी देखना है कि वो जल उस गुणवत्ता के, उस मानक को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो हम पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं कि जो जल हम पीने के लिए प्रयोग करते हो वही जल कंक्रीट में प्रयोग होना चाहिए। अगर हम उस कंक्रीट में वही पीने वाला पानी यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो जो कंक्रीट होगा वो हमारे उस डिजायरेबल उत्तम उस क्वालिटी को, कंक्रीट को प्रदान करेगा। इसके बाद हम देखें कि अगर उस वाटर का पीएच मान कितना रखना है, जो जल का पीएच मान होगा, जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, जिसको हम कंक्रीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं या सीमेंट के निर्माण में सीमेंट पेस्ट बना रहे हैं, उसके निर्माण के लिए हम जो पीएच मान होगा जल का वो रखते हैं हम 6.5 से लेकर 8.5 तक, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में आपको 6 से 8 तक मिलेगा, कहीं कहीं आपको 6.5 से 8.5 तक मिलेगा। तो ये जनरल वैल्यू होगी, उसका पीएच मान होगा, जिसको हम क्या करेंगे, जो होना चाहिए एक्चुअल में आपका 6.5 से 8.5 के बीच में। इसके बाद अगर क्लोराइड कंटेंट पाया जाता है आपके जल में, क्लोराइड की उपस्थिति जल में, अगर क्लोराइड कंटेंट अधिक है, क्लोराइड की उपस्थिति अधिक होगी तो क्या होगा, उस कंक्रीट की नमी बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी, मतलब हमेशा वो क्या होगा, मैक्सिमम नम रहेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, क्षण का जो बार्स होते हैं उनका कोरोजन, बार्स का कोरोजन, ठीक है। तो जो आपके जो बार्स लगे होते हैं उनका क्षय होता है, तो ये क्लोराइड की उपस्थिति से हुआ, ये जल का पीएच का मान हुआ। जो और जनरल ये तीन चीजें हैं जिनको हमें मुख्य बिंदु हमें ध्यान देना होगा। तो ये था आपका जो है किसी भी जल का मानक वैल्यू जो कि हमें फॉलो करना चाहिए किसी भी कंक्रीट के निर्माण में। अब हम एक चार्ट के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे, वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे कि पीएच मान कितने से कितना रखना है, या सॉरी उसके जो अनुमत सीमा है, जो ठोस है उनकी अनुमत सीमा कितनी रखनी है एज पर आईएस को। तो यहाँ पर मैं इस चार्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ बनाने की। हेडिंग होगा भारतीय मानक
भारतीय मानक संस्थान के अनुसार भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों का की सीमा, जल में कितनी इस लेवल तक अशुद्धियां पाई जाएंगी, जो अनुमत सीमा होगी इसको हम यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम दो कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर होगा आपका ठोस या सॉलिड्स और दूसरे साइड होगा अनुमत सीमा। अनुमत सीमा या परमिसिबल लिमिट। mg पर लीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। तो पहले नंबर पे आपका सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होगा आपका 200 mg पर लीटर। कार्बनिक पदार्थ कितना होगा? 200 mg पर लीटर। इसके बाद होगा अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये होगा आपका 3000 mg पर लीटर, ठीक है। नंबर 3 पर होगा आपका सल्फेट। सल्फेट, तो सल्फेट होगा आपका 400 mg पर लीटर। नंबर 4 पे आपका क्लोराइड। क्लोराइड, अब यहां पर हम दो कंडीशन देखेंगे। अगर हम प्लेन कंक्रीट या सादी कंक्रीट के लिए कितना होगा? सादी कंक्रीट के लिए, सादी कंक्रीट के लिए कितना होगा आपका? 2000 mg पर लीटर, ठीक है। और अगर आपका प्रबलित कंक्रीट है जिसमें रेनफोर्समेंट किया गया है, प्रबलित कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू होगी आपकी 500 mg पर लीटर, ठीक है। अब यहां पर सबसे लास्ट में आपका 5वें नंबर पर है निलंबित पदार्थ। निलंबित पदार्थ, अगर सस्पेंडेड सॉलिड हैं तो उनकी वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 2000 mg पर लीटर। तो ये था आपका जो है भारतीय मानक के अनुसार अलग अलग जो है जो भी मैटर है, चाहे आपके कार्बनिक में उनकी वैल्यू कितनी होगी? 200 mg पर लीटर, और अकार्बनिक जो मैटर है उनकी वैल्यू कितनी होगी? 3000 mg पर लीटर। सल्फेट होंगे तो 400 mg पर लीटर। क्लोराइड में अगर आपकी सादी कंक्रीट के लिए यूज किया गया वाटर तो 200 mg पर लीटर से अधिक नहीं चाहिए क्लोराइड कंटेंट, और अगर पब्लिक कंक्रीट है उसमें यूज कर रहे हैं इस वाटर का तो उसमें क्लोराइड कंटेंट कितने? 500 mg लीटर से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 500 mg तक जो है अनुमत है। और निलंबित अगर है, सस्पेंडेड है तो 2000 mg पर लीटर। तो ये जो है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो प्रेस्क्राइब है जल की अशुद्धियों की सीमा, उसको हम यहाँ पर इसके द्वारा जो है आसानी से इतना जो है निर्धारित होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन वैल्यू से जो 200 mg है, 3000 है, अलग अलग जो कंटेंट है उनके वैल्यूज जो है इस वैल्यूज को एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी हमारी कंक्रीट क्या होगी? उच्च गुणवत्तापूर्ण जो है प्राप्त होगी उस जल के प्रयोग से। तो ये था जो है आपका आज का जो है
लास्ट लेक्चर, लास्ट पॉइंट जिसको हमने डिस्कशन किया अभी तक। तो ये पूरा जो है आपने पूरे कंक्रीट में जो आपने यहाँ पर पढ़ा अभी तक, उसमें सीमेंट के बारे में पूरा हमने डिटेल पढ़ लिया है। इसके पश्चात जो है हमने मिलावे के बारे में, जो भी मिलावे के गुण हैं, मिलावे का वर्गीकरण था, उसको हमने डिस्कशन कर लिया। और सबसे लास्ट में जल है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना था। आज जो है इसको लास्ट जो है इसका टॉपिक था जल। तो पूरे कंक्रीट के सिस्टम को हमने देख लिया है कि मिलावा क्या है, सीमेंट क्या है, और जल की गुणवत्ता क्या होगी, और उस जल के प्रयोग से कंक्रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा अगर हम उस जल का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। उस जल का प्रयोग करने से जल में क्या दोष आता है, क्या समस्याएं होती हैं। तो ये था आपका जो है आज का ये लास्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही फिलहाल।